नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। उत्तर प्रदेश के कानपुर स्थित गणेश शंकर मेडिकल कॉलेज में स्टेम सेल ट्रीटमेंट के नाम पर जमकर खेल हुआ है। कॉलेज के मौजूदा प्रिंसिपल ने स्टेम सेल थेरेपी के लिए निर्धारित व्यवस्था की धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं। सैकड़ों लोगों पर मनमाने तरीके से ट्रायल किए गए, जिसके बाद जांच की बात की। आपको बता दें, लेकिन सवाल ये उठता है कि कब तक लोगों के जान के साथ ऐसे ही खिलवाड़ होता रहेगा। ये रिपोर्ट देखिए। यूपी के कानपुर स्थित गणेश शंकर मेडिकल कॉलेज में स्टेम सेल ट्रीटमेंट के नाम पर जमकर खेल हुए। कॉलेज के मौजूदा प्रिंसिपल ने स्टेम सेल थेरेपी के लिए निर्धारित व्यवस्था की धज्जियां उड़ाकर सैकड़ों लोगों पर मनमाने तरीके से ट्रायल किए। इसके लिए ऐसे जरूरतमंद मरीजों का चयन किया गया जो अपने या अपने करीबियों के इलाज की उम्मीद को छोड़ चुके थे। खबर तो ये भी है कि गैर कानूनी तरीके से किए गए ट्रीटमेंट के एवज में लोगों से भारी रकम की वसूली की गई। मरीजों पर फैट ग्राइंड और बोन मैरो से स्टेम सेल निकालकर शोध किया गया। 17 बीमारियों में गैर जरूरी स्टेम सेल प्रयोग: डायबिटीज, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, स्पाइनल कार्ड की चोट, सीपी ग्लोबल डिजनरेशन, सीपी ग्लोबल डिजनरेशन डिले, पोस्ट स्ट्रोक सिंड्रोम, मोटर न्यूरॉन डिजीज, सिप्रेल पैल्सी जैसी 17 बीमारियों के इलाज के लिए स्टेम सेल संबंधी प्रयोग किया गया। अब जाकर इस मामले की शिकायत वरिष्ठ अधिकारियों से की गई है। नेशनल मेडिकल कमीशन ने स्टेम सेल थेरेपी की संवेदनशीलता को देखते हुए तमाम सख्त नियम बनाए हैं। इसके तहत मरीजों पर ट्रायल तभी शुरू किया जा सकता है जब इंस्टीट्यूशनल स्टेम सेल कमेटी फॉर रिसर्च का गठन किया जाए। यही नहीं, इस कमेटी को ICMR की एपेक्स कमेटी से अप्रूवल मिलना भी अनिवार्य है। नेशनल मेडिकल कमीशन के नियमों को देखें तो इन नियमों को सख्ती के साथ बनाया गया है। ऑटिज्म के लिए स्टेम सेल थेरेपी का इस्तेमाल या प्रचार प्रतिबंधित है। थेरेपी केवल अनुमोदित अनुसंधान के तहत DCGI की मंजूरी से हो सकती है। स्टेम सेल उच्च गुणवत्ता वाले और सुरक्षित होने चाहिए। सभी परीक्षण NAC/SCRT के तहत रजिस्टर होने चाहिए। मानव क्लोनिंग या भ्रूण अनुसंधान पर रोक। मरीज को जोखिम और फायदों की पूरी जानकारी देना जरूरी। चमत्कारी इलाज का दावा करने वाले प्रचार पर सख्त कार्रवाई। देखिए, मैंने फिर से आपको बताया, क्लिनिकल ट्रायल ऑफ रजिस्ट्री में रजिस्टर की जो बात कर रहे हैं, दैट इज फॉर द इफ यू आर इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू ड्रग। आप कोई नई दवा रजिस्टर कर रहे हैं। मैं आपको बता चुका हूँ, ये कोई दवा नहीं है। और तो लोग जो मिनिमम इंटीग्रेटेड दवा की कैटेगरी में आती ही नहीं है, तो उसमें इसका पहली बात तो रजिस्टर कराने का कोई औचित्य नहीं होता। और अगर औचित्य होता है तो उन्होंने रजिस्टर किया, बाद में किया। और तीसरी बात, हमारे पास में अपनी एथिकल कमेटी है जो CDSCO के द्वारा अप्रूव्ड, और CDSCO में हमारा रजिस्ट्रेशन है 2020 से जो 2025 तक है हमारे पास में। और ये ट्रायल इसी दौरान पे हुआ, एथिकल क्लियरेंस लेने के बाद में। नंबर 1, नंबर 2, CDSCO के अंडर, रजिस्ट्रेशन के अंडर ही ये ट्रायल हुआ। लेकिन कानपुर मेडिकल कॉलेज में बिना ये अनिवार्य औपचारिकता पूरी किए ही ट्रायल शुरू कर दिए गए। कमेटी बनाने का मकसद यही होता है कि जब ट्रायल के मानकों और मरीजों की सुरक्षा को सुनिश्चित कर लिया जाए तभी ट्रायल शुरू किया जाए। बिना अनुमति ट्रायल करने का साफ मतलब है कि शोध के लिए मरीजों की जान को जोखिम में डाला गया है। नेशनल मेडिकल कमीशन की माने तो ऑटिज्म नाम की बीमारी में स्टेम सेल ट्रीटमेंट नहीं किया जा सकता। फिर भी कानपुर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर संजय काला ने नियमों को धता बताते हुए यूपी पुलिस के एक इंस्पेक्टर की बेटी का उपचार किया। यही नहीं, उनके कारनामे का डंका बजाने के लिए बाकायदा पीड़िता के बयान के साथ उसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया। देखिए, स्टेम सेल मत बोलिए, बार बार मैं आज शब्द को अवॉइड कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ मोनोन्यूक्लियर मोनोसाइट्स, इसका ट्रायल हमारे यहाँ किया गया है और हमें काफ़ी अच्छी सफलता मिली है। और मैं सबके लिए, बहुत लोगों को, जितने लोगों में को फ़ायदा हुआ, खुद मेरा एक बैचमेट है जो लंदन में बेस्ड है,
और वो खुद डॉक्टर है और वो गैस्ट्रोएंटोलॉजिस्ट है, पीडियाट्रिक गैस्ट्रोएंटोलॉजिस्ट है, और उसको कोविड में उसके दोनों लंग्स में फाइब्रोसिस हुआ था। उसको डॉक्टर राजपूत द्वारा उसका ट्रीटमेंट किया गया था और उसका इवन लंदन, अमेरिका, वो सब जगह गया। धीरे चूँकि फाइब्रोसिस था, वो काम करने में असक्षम हो चुका था और नौकरी से भी उसके निकाले जाने की नौबत आ गई थी। लेकिन सिंगल थेरेपी से, बोन मैरो ड्राइड मोनोन्यूक्लियर सेल से उसको बहुत आराम मिला है। उसका अभी मेरे पास मैसेजेस है, मैं आपको दिखा भी सकता हूँ। वो दोबारा अपनी 1 साल में उसको इतना इम्प्रूवमेंट हो गया है, वो तत्काल ही आके कराना चाहता है। हमने उसका फ्री ऑफ कॉस्ट किया था। हमने जितनी भी किए हैं थेरेपीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट किए हैं। अगर चार्जेस लिए हैं तो ओटी के मिनिमल चार्जेस जो होते हैं लिए हमारे द्वारा लिए गए, और कोई अन्य चार्जेस हमारे द्वारा नहीं लिए गए, यानी कि जीएसटी मेडिकल कॉलेज द्वारा कोई चार्जेस नहीं लिए जाते हैं पेशेंट से। तो जो एक्सेप्ट जो गवर्नमेंट द्वारा नामित चार्जेस हैं, जैसे ओटी के चार्जेस होते हैं, वो उसको छोड़ करके, या एनेस्थीसिया की कोई ऐसी ड्रग है या कोई ऐसी दवाई है जो उपलब्ध नहीं है हमारे पास में, वो मरीज स्वयं खरीद के लाता है, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। स्टेम सेल ट्रीटमेंट के लिए एक विशेष किट की आवश्यकता होती है। बोन मैरो से स्टेम सेल निकालने के लिए इस्तेमाल होने वाली इस किट की कीमत खुले बाजार में लगभग 8 से 10 हजार रुपए की होती है। मगर खबर ये है कि सेटिंग करके मरीजों को इसे काफी ऊंचे दामों पर खरीदने के लिए मजबूर किया गया। जानकारी ये भी है कि रिसर्च के लिए सरकार से कोई पैसा नहीं लिया गया। सूत्रों की माने तो ऐसे में ट्रायल के लिए मरीजों से भी भारी उगाही की गई है। कॉलेज का दावा है कि अमेरिकन कॉलेज ऑफ फिजिशियंस की इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में GSVM के तहत 30 डायबिटीज मरीजों पर किए गए स्टेम सेल शोध को टॉप 10 सूची में शामिल किया गया है। 5 अप्रैल को डॉक्टर यामिनी राणा की थीसिस पर बने शोध पत्र को इंटर्न छात्र हिमांशु जिंदल पेश करेंगे। डॉक्टर काला का कहना है कि कॉलेज में तो सिर्फ एक ही शोध हुआ है, बाकी डॉक्टर राजपूत ने मुंबई, दिल्ली में किए हैं। वहीं डॉक्टर राजपूत का कहना है कि कॉलेज में कई शोध हुए हैं, ऐसे में निजी अस्पतालों में किए गए ट्रायल को कॉलेज की थीसिस में कैसे जोड़ा गया। क्यूरियस जर्नल में 12 दिसंबर 2024 को प्रकाशित लेख के अनुसार GSVM ने न्यूरोलॉजिकल बीमारियों के 125 मरीजों पर बोन मैरो से मोनोन्यूक्लियर सेल ट्रांसप्लांट किया। 23 अप्रैल 2023 को एथिकल कमेटी से मंजूरी मिली। जब स्टेम सेल कमेटी जरूरी थी, ये छूट 3 मार्च 2024 को मिली। शोध फरवरी 2024 में पूरा हुआ, लेकिन क्लिनिकल ट्रायल रजिस्ट्री में 6 अक्टूबर 2024 को रजिस्टर हुआ। पहला मरीज 17 अक्टूबर 2024 को चुना जाना था, पर अभी तक कोई मरीज नहीं चुना गया। सवाल ये है, अगर शोध पूरा हो गया तो 8 महीने बाद मरीज कैसे चुना गया। स्टेम सेल काउंट करने के लिए फ्लो साइटोमेट्री मशीन होनी चाहिए, जो कानपुर के किसी अस्पताल में नहीं थी। फिर सेल कैसे गिने गए? इन शोध के लिए GVSM के पास किसी प्रकार का कोई विशेषज्ञ डॉक्टर तक नहीं था। बिना किसी अनुमति के 125 मरीजों का इलाज डॉक्टरों ने कर दिया। 125 मरीजों पर बोन मैरो से स्टेम सेल ट्रांसप्लांट किया गया, लेकिन न्यूरोलॉजिकल बीमारियों के लिए जरूरी न्यूरो एक्सपर्ट शामिल नहीं किया गया था। डॉक्टर काला का दावा है कि इसकी जरूरत नहीं थी, जो नियमों के खिलाफ है। शोध के 8 महीने बाद ICMR की CTRI में रजिस्ट्रेशन हुआ, यानी भारत सरकार को बिना बताए ट्रायल किए गए। स्टेम सेल गिनने के लिए फ्लो साइटोमेट्री मशीन जरूरी है, जो नहीं भी थी, फिर भी अंदाजे से स्टेम सेल दिए गए। अमेरिकन कॉलेज ऑफ फिजिशियंस को गलत जानकारी देते हुए शोध पत्र छपवाया गया, जिससे देश की छवि को नुकसान हुआ है। देखिए, मैं बार बार एक बात बोल रहा हूँ कि हमारे यहाँ पे जो स्टेम सेल से रिलेटेड है, जो काम हुआ था, तो मैं शब्द स्टेम सेल्स को अवॉइड कर रहा हूँ। स्टेम सेल भले ही अखबार में छपा हो, दूसरी जगह छपा हो, हम लोग इसे कहते हैं मोनोन्यूक्लियर बोन मैरो ड्राइव्ड फ्रैक्शन, ठीक है। यानी कि आपकी जो व्यक्ति है ऑटोलोगस, ठीक है। यहाँ पे पूरा का पूरा कन्फ्यूजन पिछले मैंने कुछ समय में देखा है, कुछ लोगों ने अपने निजी स्वार्थवश और हमें जो GSVM की पॉपुलैरिटी को देखते हुए कि GSVM बहुत तेज़ी से रिसर्च में काम कर रहा है, उन्होंने दोहरे हथकंडे अपनाने शुरू किए हैं, जिसमें से ये तरीका है। आज मैं सबका कन्फ्यूजन दूर करना चाहता हूँ। पहली तो परिभाषा ड्रग की क्या है, एज फार एज स्टेम सेल्स आर कंसर्न।
जो ड्रग की परिभाषा ये है कि स्टेम सेल, इन्होंने जहाँ पे भी एक महाशय ने बार बार स्टेम सेल के बहुत सारे आरोप तरह तरह के अखबारों में और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में वो चिट्ठियाँ लिख रहे हैं, तो मैं बता दूं उन्होंने बड़े शातिराना तरीके से एक शब्द छुपाया है, जो शब्द है ऑटोलोगस। ठीक है ना, ऑटोलोगस शब्द का मतलब है कि यानी कि जो पेशेंट है उसी के देह से निकाले हुए जो सेल्स हैं उनकी बात कर रहे हैं हम लोग। दूसरी बात, हमने रिसर्च में हमने कहीं भी शब्द स्टेम सेल का इस्तेमाल नहीं किया, हमने मोनोन्यूक्लियर सेल्स का इस्तेमाल किया है, बोन मैरो ड्राइड मोनोन्यूक्लियर मोनोसाइटिक सेल्स, और इन लोगों ने ये इस बात को पूरी तरीके से गायब कर दिया। दूसरी बात है, जो हम गाइडलाइंस की बात करते हैं, तथ्यों पे बात करते हैं। गाइडलाइंस ये कहती हैं कि अगर ऑटोलोगस हैं और रिसर्च पर्पस के लिए हैं, अगर आप कमर्शियल यूज़ नहीं कर रहे हैं उसका, जो कि हमने नहीं किया, हमने खाली रिसर्च पर्पस के लिए इसका इस्तेमाल किया, मरीज से कंसेंट लेकर के इस्तेमाल किया इसका। जीवीएसएम के इस तरह के प्रयोग ने लोगों की जान को खतरे में डाला है। सवाल ये है, ऐसे अधिकारियों और अस्पतालों पर कार्रवाई कब होगी? कब तक इस तरह से लोगों के साथ खिलवाड़ किया जाएगा? लोगों से कब तक पैसे की उगाही की जाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज। इस पूरे घोटाले की जानकारी तब सामने आई जब एक शिकायत सामने आई, जिसमें कॉलेज के डॉक्टर्स और प्रशासन पर गंभीर सवाल उठाए गए। आरोप है कि यहां ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर और टाइप 2 डायबिटीज के इलाज में स्टेम सेल थेरेपी का इस्तेमाल किया गया, जो बिना किसी परामर्श के, बिना किसी विशेषज्ञ के ये पूरी स्टेम सेल थेरेपी को अपनाया गया और लोगों का इलाज किया गया है। ये रिपोर्ट देखिए। कानपुर के जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज में इन दिनों स्टेम सेल थेरेपी को लेकर काफी हंगामा मचा हुआ है। बात शुरू हुई एक शिकायत से, जिसमें कॉलेज के डॉक्टरों और प्रशासन पर गंभीर सवाल उठाए गए हैं। आरोप है कि यहाँ ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर और टाइप 2 डायबिटीज के इलाज में स्टेम सेल थेरेपी का इस्तेमाल किया गया है, जो नियमों के खिलाफ है। दरअसल फरवरी 2024 में सरकार के मेडिकल एजुकेशन चैनल पर एक वीडियो आया, जिसमें एक बच्ची अनन्या की ऑटिज्म थेरेपी दिखाई गई। वीडियो में दावा था कि स्टेम सेल थेरेपी से अनन्या को फायदा हुआ है, लेकिन शिकायतकर्ताओं का कहना है कि ये वीडियो में ये साफ नहीं बताया गया कि ये थेरेपी अभी पूरी तरह मान्य नहीं है और इसे सामान्य इलाज के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इसके बाद अप्रैल 2025 में नेशनल मेडिकल कमीशन को शिकायत मिली कि ये थेरेपी एनएमसी और आईसीएमआर के दिशा निर्देशों का उल्लंघन है। शिकायत में ये भी कहा गया कि इस थेरेपी के पीछे मुख्य डॉक्टर प्रोफेसर बीएस राजपूत केवल ऑर्थोपेडिक्स में डिप्लोमा होल्डर है, ना तो वे न्यूरोपेडियाट्रिक्स के विशेषज्ञ हैं, ना ही स्टेम सेल या रीजनरेटिव मेडिसिन के। फिर भी उन्हें विजिटिंग ऑफिसर के तौर पर पेश किया गया, जो नियमों के खिलाफ है। कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर संजय काला पर भी सवाल उठे हैं कि ऐसी थेरेपी को मंजूरी कैसे दी गई। वहीं इस तरह की दूसरी शिकायत में भी टाइप 2 डायबिटीज के इलाज में स्टेम सेल थेरेपी के इस्तेमाल का जिक्र है। इसमें एक युवा मरीज पर फैट स्टेम सेल थेरेपी की गई, लेकिन इसके लिए ना तो क्लिनिकल ट्रायल रजिस्ट्रेशन था, ना ही कॉलेज की नैतिक समिति की मंजूरी। इतना ही नहीं, इस थेरेपी को कुछ हिंदी अखबारों में चमत्कारी इलाज बताकर प्रचारित किया गया, जो एनएमसी के विज्ञापन नियमों के खिलाफ है। इसमें भी बड़ा घोटाला किया गया। फिर रीजनरेटिव मेडिसिन विभाग इन्होंने बनाया और उसका इनको विजिटिंग प्रोफेसर नियुक्त किया, प्रोफेसर वीएस राजपूत को, जो कि बॉम्बे से आते थे, जबकि इनके यहाँ खुद ही बहुत बड़े बड़े प्रोफेसर्स हैं अपने विभाग में, जिनको किसी को बना सकते थे, लेकिन उनमें से न चुन के इन्होंने बाहर से एक प्रोफेसर को बनाया। और ये सिर्फ महीने में 2 बार आते थे और कभी हैलेट में, कभी बाहर कहीं प्राइवेट जगहों पे बुला के मरीजों का इलाज करते थे, उनसे अलग से पैसे लेके। और ये सब वहाँ के प्रिंसिपल काला जी के शह पे किया जा रहा था। दूसरी बात कि CTR क्लिनिकल
ट्रायल रजिस्ट्रेशन, इसके निर्देशानुसार इनको 16 अक्टूबर 2024 में पहला पेशेंट जो है भेजना था ट्रायल के लिए, जबकि इन्होंने फरवरी 24 में ही यानी 6 महीना पहले सब कुछ करके सबमिट कर दिया, जबकि पहला पेशेंट इनको 16 अक्टूबर को भेजना था। तो इन्होंने गाइडलाइंस को फॉलो नहीं किया। दूसरी बात, नेशनल गाइडलाइंस ऑफ स्टेम सेल के पॉइंट 19 के अनुसार जो है ये एडवर्टीज़मेंट नहीं कर सकते थे, जबकि अभी मैं आपको दिखाऊंगा, ये देखिए इन्होंने बाकायदे खूब पेपरों में अपना एडवर्टीज़मेंट किया है। और सबसे बड़ी बात कि ये चीज़ अभी कोई इलाज नहीं बनी है, ये अभी शोध की जा रही है। तो शोध का खर्च जो है पेशेंट से नहीं लिया जाता, क्योंकि वो तो खुद अपनी बॉडी आपको दे ही रहा है। तो उसका इलाज एक तो फ्री में होना चाहिए था, दूसरे देखिए ये सब है। इन्हीं सबों के रिगार्डिंग हमने जो है कई जगह इनकी कंप्लेंट की हुई है, जहां जांच चल रही है। क्या कहता है नियम? ऑटिज्म में स्टेम सेल थेरेपी को मानक इलाज के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। एनएमसी रूल के मुताबिक स्टेम सेल थेरेपी का प्रचार व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं किया जा सकता। स्टेम सेल थेरेपी को ऑटिज्म के लिए नियमित इलाज के रूप में पेश नहीं करना चाहिए। इसे सिर्फ नियंत्रित क्लिनिकल ट्रायल में आजमाया जा सकता है। स्टेम सेल रिसर्च के लिए नैतिक मंजूरी और ट्रायल रजिस्ट्रेशन जरूरी है, जिसका पालन नहीं हुआ। तो इसमें अगर ऑटोलोगस को हम लोग मिनिमल मैनिपुलेशन यानी कि जो आर्टिकल 33P है, जो CDSCO के द्वारा केंद्र द्वारा जारी गाइडलाइन स्टेट गवर्नमेंट को है, जो जिसके अंडर में ये लिखा हुआ है, अगर ऑटोलोगस स्टेम सेल मिनिमल मैनिपुलेशन के साथ में इस्तेमाल होती है तो ये ड्रग नहीं कहलाएगी, नहीं कहलाएगी, नहीं कहलाएगी। यही सारा झगड़ा है। उन्होंने इसको ड्रग के नाम से प्रचारित करके बदनाम करने की कोशिश की है GSM मेडिकल कॉलेज को, जिसकी मैं भर्त्सना करता हूँ। पहली बात। दूसरी बात, मिनिमल मैनिपुलेशन का मतलब क्या होता है? यानी कि आपने उसका कल्चर नहीं किया हो या सेलों को आपने चेंज नहीं किया हो, हमने सिर्फ सेंट्रीफ्यूज किया है। सेंट्रीफ्यूज का मतलब हमने उसको कंसंट्रेट बनाया है। कंसंट्रेट बना करके मरीज से अनुमति लेकर के, वीडियो कंसेंट लेकर के मरीज के अंदर उसकी कंसेंट के बाद इंजेक्ट किया गया है। उसको ये भी बताया गया है कि ये उसे फ़ायदा भी कर सकती है और इसमें नुकसान कोई नहीं है, और दूसरी बात है फ़ायदा नहीं भी हो सकता। दिल्ली हाई कोर्ट ने अगस्त 2023 में 2 ऑटिज्मिक बच्चों को स्टेम सेल थेरेपी जारी रखने की इजाजत दी थी, लेकिन साफ कहा था ये सिर्फ अस्थायी आदेश है। कोर्ट ने यह भी कहा कि इलाज रोकने से कोई फायदा नहीं, लेकिन जोखिम की जिम्मेदारी परिवार की होगी। साथ ही एनएमसी को दिशा निर्देशों की समीक्षा करने को कहा गया। लोकसभा में ये भी मुद्दा उठा था। कानपुर के सांसद ने सवाल पूछा। इसके जवाब में स्वास्थ्य मंत्री ने दोहराया कि एनएमसी और ICMR की गाइडलाइंस ऑटिज्म में स्टेम सेल थेरेपी की सिफारिश नहीं करती। विशेषज्ञों का कहना है कि अभी तक इस थेरेपी के प्रभावी होने का कोई ठोस वैज्ञानिक सबूत नहीं है। इस मामले में सबूत और आरोप इस तरह है। आरोप हमने नहीं लगाया, हमने कुछ कमियां थी जिसको उजागर किया है। एक इन्होंने रिसर्च पब्लिश किया था क्यूरियस जर्नल में, जो 125 पेशेंट्स पे इन्होंने किया था, और इन्होंने ऑटोलॉगस बोन मैरो मोनोन्यूक्लियर सेल ट्रांसप्लांट किया था। तो इनका कहना था, मेथड में इन्होंने बताया कि फ्लो साइटोमेट्री मशीन के द्वारा इन्होंने सेल्स की गणना की थी, जबकि हमारी जानकारी के अनुसार इनके पास फ्लो साइटोमेट्री मशीन थी ही नहीं। और अभी रिसेंटली मार्च 25 में इन्होंने लाया है, और इनके पास ही नहीं, पूरे इलाहाबाद कानपुर में कहीं नहीं थी, किसी के पास नहीं थी। बाद में इन्होंने जब एक आध जगह हमारी बातें सुनी और कंप्लेंट जाने लगी, तो इन्होंने कहना शुरू किया कि हमने आउटसोर्स किया था लाल पैच से। तो ये सेल्स ऐसी चीज़ें नहीं होती कि इसको इतनी देर तक रखा जा सके निकाल के, और रखा तो किस विधि से रखा, कैसे इन्होंने वो किया, उसको डिटेल में बताना पड़ेगा।
दूसरी बात कि ये जो फ्लो साइटोमेट्री मशीन है ये CD34 सेल्स की गणना करती है और ये इसको निकालने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट आता है एक, वो इनके बताए हुए जगहों पे ही मिलता था। जिस मेडिकल कॉलेज पे बताते थे वहीं मिलता था और कहीं कानपुर में मिलता नहीं वो। तो और उसका रेट उस समय 75 से 80 हज़ार था। वो मतलब ब्लड निकालना था और उसको वो करना था। ऑटिज्म और डायबिटीज में स्टेम सेल थेरेपी का इस्तेमाल जो NMC और ICMR के नियमों के खिलाफ है। वीडियो और अखबारों में इसे कुशल इलाज बताकर मरीजों को गलत इलाज दिया गया। डॉक्टर BS राजपूत की डिग्री और विजिटिंग प्रोफेसर का टाइटल नियमों के खिलाफ है। डायबिटीज के शोध में बिना मंजूरी के थेरेपी की गई। मैं आपको बताना चाहता हूं कि फिर से यहाँ पे एक और नया कन्फ्यूजन किया कि इनके पास ये सुविधा नहीं है। भाई सुविधा नहीं होने का मतलब ये थोड़ा, जिस भी कॉलेज जैसे कि हमारे पास सुविधा नहीं है तो हम उस सुविधा को आउटसोर्स करते हैं रिसर्च पर्पज के लिए। हर कॉलेज के पास में, इवन IIT के पास में कई सुविधाएं ऐसी हैं जो उनको आउटसोर्स करनी पड़ती हैं। हमारे पास में कई सारी ऐसी सुविधाएं जो अभी हम रिसेंटली दूसरी जगह से आउटसोर्स कर रहे हैं। तो हमारे पास में हमने कोई ऐसा मेथड यूज़ ही नहीं किया जिसमें लैब की आवश्यकता पड़ी। सिर्फ एक जगह लैब की आवश्यकता पड़ती है, जैसे कि जो आप फ्लो साइटोमीटर करते हैं, फ्लो साइटोमीटर के लिए हमने वो जांचें मरीज से अनुमति लेकर के हमने वो आउटसोर्स लाल पैथोलॉजी लैब से करवाया था। लेकिन अब हमारे पास में अपना DNA फ्लो साइटोमीटर भी आ गया। ये मामला GVSM कॉलेज तक सीमित नहीं है। ये सवाल उठता है कि मरीजों को नई और प्रयोगात्मक थेरेपी के बारे में कितनी सही जानकारी दी जा रही है। क्या मेडिकल कॉलेज और डॉक्टर नियमों का पालन कर रहे हैं? क्या मरीजों को गलत उम्मीदें देकर उनके भरोसे का गलत फायदा उठाया जा रहा है? शिकायतकर्ताओं ने केंद्र सरकार और NMC से इसकी गहन जांच की मांग की है। अब गेंद NMC और ICMR के पाले में है कि वे इस मामले में क्या कदम उठाते हैं। मरीजों का भरोसा बनाए रखने के लिए पारदर्शिता और सख्ती दोनों जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज। फिलहाल इस खास प्रस्तुति में इतना ही। तमाम खबरों के अपडेट के लिए बने रहिए प्राइम न्यूज के साथ। नमस्कार।